हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल जज प्रेप। सो आज का हमारा टॉपिक आईपीसी रहेगा। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 1 तक समझाया था। आज हम सेक्शन 2 से सेक्शन 5 तक समझेंगे। देखिए, सेक्शन 1 हमारा कहता है सेक्शन 2 हमारा कहता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। देखिए, ये जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 हमारी भारत के भीतर के अपराधों की बात करती है और सेक्शन 3 हमारी भारत से परे या भारत से बाहर के अपराधों की बात करती है। जो सेक्शन 2 है वो नागरिक और अनागरिक दोनों व्यक्तियों के लिए लागू होगा। नागरिक मतलब जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है उनके लिए, और जो विदेश का कोई व्यक्ति भारत में घूमने आता है वो कोई अपराध करेगा तो वो भी सेक्शन 2 में गवर्न होगा। और जो हमारी सेक्शन 3 है वो सिर्फ भारत के नागरिकों की बात करती है, और कि जो भारत का नागरिक है वो भारत से परे किसी स्थान में जाता है जहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होती है, या भारत से बाहर कहीं विदेश घूमने जाएगा, वहाँ पर कोई अपराध कारित करेगा तो वो कौन से एक्ट से गवर्न होगा। ठीक है, तो हमारी जो सेक्शन 2 है पहले हम उसको समझ लेते हैं, इसके बाद सेक्शन 3 को समझेंगे। तो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, इसमें सबसे पहले हम अंदर से पढ़ेंगे इसको। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो हर व्यक्ति को आप गोल करिए, प्रतिकूल पे अंडरलाइन करिए, कार्य या लोप पे गोल करिए, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा अंडरलाइन करिए, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, गोल करिए, अन्यथा नहीं। देखिए, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, भारत के भीतर के अपराधों की बात है, हर व्यक्ति की बात है। हर व्यक्ति में नागरिक या अनागरिक दोनों व्यक्ति शामिल हैं। नागरिक मतलब जो भारत की नागरिकता प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, और जो अनागरिक यानी जो विदेश का कोई व्यक्ति आता है भारत घूमने, यहाँ पर कोई अपराध कारित करेगा तो वो भी आईपीसी में दंडनीय होगा। तो जो धारा 2 है वो हमारी हर व्यक्ति की बात करती है। तो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, इस संहिता में बताया गया है कि आप चोरी मत करिए, अगर आप चोरी करेंगे तो आपको 3 साल की सज़ा मिलेगी। तो आप इसके प्रतिकूल अगर कोई काम करते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट जाकर कोई कार्य करते हैं, आप या हम कोई काम करेंगे तो वो कार्य है। लोप का अर्थ भी ओमिशन, लोप का अर्थ भी कार्य ही होता है, लेकिन ये लोक सेवकों के संबंध में लोप शब्द दिया रहता है। तो जैसे पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखनी चाहिए वो नहीं लिखेंगे, उनको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए पर वो ले लेंगे, तो वो लोप है। आपको चोरी नहीं करनी चाहिए बट आप कर देते हैं, तो ये कार्य है। तो कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, भारत के भीतर आपने कोई अपराध किया तो इसी संहिता में दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। आप यहाँ पर ही आईपीसी में दंडनीय होंगे, अन्यथा कहीं पर भी दंडनीय नहीं होंगे। इसके बाद हमारी धारा 3 है। धारा 3 कहती है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। देखिए, ये जो लाइन है हमारी कि उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यही बात बताती है कि ये जो धारा 3 है ये भारत के नागरिकों की बात करती है। देखिए, भारत से बाहर अगर कोई विदेशी व्यक्ति अपराध करेगा तो आईपीसी उस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर उनका लॉ चलेगा। लेकिन एक उपधारणा चलती है, एक प्रजम्पशन चलती है कि आप अगर भारत से बाहर घूमने जाते हैं, भारत से परे कहीं स्थान पर घूमने जाते हैं, तो आपका लॉ आपके साथ जाएगा। तो आपको अगर भले ही लगता है कि विदेश में या कहीं अन्य स्थान पर जहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होती और उस देश में वो चीज़ अपराध नहीं है, तो आप वो काम सोच के आपने वो अपराध कारित कर दिया, तो एक उपधारणा चलती है कि आप अगर भारत से बाहर घूमने जाते हैं तो आपका लॉ आपके साथ जाएगा। तो आपने अगर कहीं पर भी वो अपराध कर दिया, भले ही उस देश में उस जगह पर वो चीज़ अपराध की कैटेगरी में नहीं आती है, आपने ये सोचकर अपराध कर दिया, तो आप जब भी भारत में आएंगे आपकी आईपीसी में वो चीज़ अपराध में अगर है तो आपको भारत में दंडित किया जाएगा, आप आईपीसी से गवर्न होंगे। तो धारा 3 हमारी यही बताती है, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो व्यक्ति
किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। इस पर अंडरलाइन करिए, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति पर गोल करिए किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। देखिए अब क्वेश्चन ये बनेगा, ऊपर आप कहेंगे कि हर व्यक्ति, इसमें आपने नागरिक अनागरिक दोनों बोला, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ऊपर हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आगे कि हर व्यक्ति, इसमें नागरिक अनागरिक दोनों की बात है, लेकिन इसमें आपको ये बता रहे हैं कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति, आगे की लाइन पढ़िए, ये आपको बता देगी किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र। देखिए भारतीय विधि के अनुसार विचारण के पात्र वही होते हैं जो भारत के क्या हो, नागरिक हो। तो आप भारत से बाहर अगर कोई अपराध करने जाते, आप भारत से बाहर कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पर अगर आपने कोई अपराध कर दिया, आपने ये सोच कर भी कर दिया कि यहाँ पर ये चीज़ अपराध नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आप सोचते हैं कि मान लो विदेश आप घूमने गए, वहाँ पर 378 या 379 का आप कोई भी काम करते हैं तो वो अपराध की कैटेगरी में वहाँ नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा ठीक है यहाँ पर तो हम चोरी कर सकते हैं, यहाँ पर तो कोई हमको सज़ा मिलेगी नहीं, पर आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत घूमने जाएंगे तो आपकी विधि, आपका लॉ आपके साथ साथ विदेश में जाएगा। जब भी आप भारत आते हैं तो आपको इसी विधि में दंडित किया जाएगा। ठीक है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। तो ये जो धारा 3 है ये भारत के नागरिकों के लिए बताती है कि अगर आप भारत से परे या कहीं स्थान पर घूमने जाते हैं तो आप भारत आईपीसी में ही दंडित किए जाएंगे। और जो धारा 2 है हमारी, वो हमको ये बताती है कि आप भारत के भीतर कोई अपराध करते हैं, चाहे भारत का नागरिक करे या फिर विदेश का व्यक्ति करे, वो आईपीसी से ही दंडित किया जाएगा। इसके बाद हमारी जो धारा 4 है, धारा 4 हमको बताती है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। तो इस संहिता के उपबंध, देखिए जो धारा 4 है, धारा 4 हमको ये बताती है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, मतलब ये है इसका कि आप जो धारा 4 है वो आपको ये समझाएगी कि कौन कौन से अपराध होंगे, किनका विस्तार आईपीसी में बताया गया है कि आप किस अपराध तक आईपीसी लागू होगी। तो इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, देखिए यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, धारा 3 में उन्होंने नागरिक वर्ड नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने एक लाइन बता दी थी आपको, जो कोई व्यक्ति भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है। मतलब भारतीय विधि के अनुसार विचारण के पात्र वही व्यक्ति होते हैं जो भारत के नागरिक हों। धारा 4 में उन्होंने आराम से बता दिया आपको फर्स्ट पॉइंट में कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, मतलब आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत से बाहर या परे कहीं भी कोई अपराध करते हैं तो आपको, अब भले ही वहाँ पर वो चीज़ अपराध की कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन आपने ऐसा सोच कर कि यहाँ तो ये अपराध नहीं है, हमको सज़ा नहीं मिलेगी, आपने अपराध कर दिया है और आप भारत के नागरिक हैं, आप जब भी भारत में आएंगे, सीआरपीसी में इसकी प्रोसेस बताई गई है, आपको इसी विधि में दंडित किया जाएगा। तो भारत से बाहर अगर परे किसी स्थान में भारत का कोई नागरिक अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट कहता है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं पर भी हो, क्या लिखा है, भारत में रजिस्ट्रीकृत पर अंडरलाइन करिए, किसी पोत या विमान पर, पोत या विमान को अंडरलाइन करिए, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, अंडरलाइन करिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध को भी लागू है। मतलब हमारी जो आईपीसी है इसका विस्तार और कहाँ किन अपराधों पर भी है। देखिए हमारे भारत का कोई भी रजिस्टर्ड विमान है या कोई जहाज़ है, वो है कहाँ का रजिस्टर्ड, भारत का, अब वो भारत से बाहर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उस पर अपराध करेगा। अब देखिए किसी भी व्यक्ति की बात है, किसी व्यक्ति, मैंने आपको बता दिया कि चाहे वो भारत का भी हो, विदेश का भी कोई हो सकता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उस पोत या विमान पर जो हमारे भारत का रजिस्टर्ड है उस पर अपराध करता है तो वो आईपीसी से गवर्न होगा। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, भारत से बाहर परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति पर अंडरलाइन करिए, भारत में स्थित कंप्यूटर स्रोत को लक्ष्य कारित करते हुए अपराध करता है तो ही वो आईपीसी से गवर्न होगा। अगर भारत से बाहर या कोई परे स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और हमारी भारत की जो भारत सरकार की वेबसाइट है उसको हैक कर लेता है, तो भले ही वो व्यक्ति विदेश में बैठ के अपराध करता, पर कहाँ की वेबसाइट को हैक कर रहा है, भारत की वेबसाइट को हैक कर रहा है ना, उसको लक्ष्य कारित करते हुए अपराध करता है,
तो वो भी आईपीसी से गवर्न होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो पेपर में बनते हैं, एक तो ये पूछ लेते हैं कि धारा 4 में क्या है। तो धारा 4 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार है, या ये पूरी हेडिंग दे देंगे और पूछ लेंगे किस धारा में है, तो इसमें है। इसके बाद ये पूछ लेते हैं कि धारा 4 का फर्स्ट क्लॉज क्या, फर्स्ट सब क्लॉज क्या कहता है, सेकंड सब क्लॉज क्या कहता है, और थर्ड सब क्लॉज क्या कहता है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट में है भारत के नागरिक जो भारत से बाहर या परे कोई अपराध करेंगे तो आईपीसी लागू होगी। सेकंड में है भारत में रजिस्टर्ड अगर कोई पोत या विमान है, कहीं भी जाता है, उस पर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगी। और थर्ड हमारा कहता है कि अगर भारत से बाहर या परे कोई स्थान में बैठकर कोई व्यक्ति हमारे भारत के कंप्यूटर स्रोत को लक्ष्य करते हुए कोई अपराध कारित करेगा तो भी उस पर आईपीसी लागू होती है। ठीक है, इसके बाद हमारी सेक्शन देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण को भी आपको मैं समझा देती हूँ। स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है जो चीज़ जो वर्ड हमने सेक्शन में पढ़े हैं उसको स्पष्टीकरण में, एक्सप्लेनेशन में और अच्छे से स्पष्ट कर दिया जाता है। तो इस धारा में अपराध शब्द में ऐसा प्रत्येक कृत्य शामिल है जो भारत के बाहर किया गया है, यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। देखिए, उन्होंने इसको नेगेटिव लैंग्वेज में बता दिया कि ऐसा प्रत्येक कृत्य शामिल है जो भारत के बाहर किया गया है। यहाँ तक बताया कि भारत के बाहर, मतलब अगर भारत के बाहर किया गया है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भारत में करते तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होते। ये चीज़ उन्होंने अपराध में डिफाइन कर दी है। इसके बाद है सेकंड। तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि अपराध शब्द की परिभाषा कहाँ बताई गई है। तो 4 के स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट में है, और सेकंड में है कंप्यूटर स्रोत की परिभाषा। कंप्यूटर स्रोत का क्या अर्थ होगा, तो कंप्यूटर स्रोत का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, अंडरलाइन कर लीजिए कि धारा 2(1) में निर्धारित है। इसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन आएगा। इलस्ट्रेशन मोस्ट है का जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के बाहर किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले तो आप मुझको ये बता दीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है इन्होंने कौन से सेक्शन से लिया है। तो ये 3rd सेक्शन का एग्जाम्पल है, और अगर 4th की बात करें तो 4th का ही फर्स्ट क्लॉज आपको बताता है इधर से, इससे और इससे बताया है कि अब देखिए का मतलब ए नाम का कोई पर्सन है जो कहाँ का नागरिक है, भारत का नागरिक है। कहाँ पर वो हत्या कर रहा है, युगांडा में हत्या कर रहा है। युगांडा मतलब क्या, भारत से बाहर या परे कोई स्थान है, उधर उसने हत्या करी। वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध किया जाएगा। देखिए, सीआरपीसी का 188 हमको यही प्रोसेस की बात करता है कि आप मिलेंगे तो उसका विचारण कौन से कोर्ट में होगा, कहाँ पकड़ा जाएगा, कहाँ से उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ सीआरपीसी में हमको आगे इसका पूरा डिटेल मिलता है, क्योंकि हमारा जो आईपीसी है ये एक सब्सटेंशियल लॉ है, और ये सिर्फ हमको सिद्धांत बताती है कि कौन सा अपराध होगा, कहाँ दंडित है, क्या इसकी परिभाषा है और इसमें कितने साल की सज़ा है। लेकिन जो हमारी प्रोसीजर है कि अब क्या होगा, इसमें रिपोर्ट होगी, इसमें कंप्लेंट होगी, या हमको कौन सा मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, कैसी ट्रायल होगी, निर्णय कैसा होगा, जजमेंट कैसा होगा, सब कुछ ये पूरा प्रोसीजर बताया गया है सीआरपीसी में, क्योंकि वो एक प्रोसीजर लॉ है। और साक्ष्य के लिए साक्ष्य अधिनियम चलता है। तो ये जो भारत का नागरिक है इस पर वही धारा 3 है कि भारत, एक उपधारणा चलती है, आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत से बाहर जाएंगे तो आपका लॉ भी आपके साथ जाएगा। आपने अगर वहाँ पर हत्या कर दी तो जब भी आप भारत में पाए जाएंगे, जहाँ पर भी आप मिलेंगे, आप वहीं पर विचारित और दोषसिद्ध किए जाएंगे। इसके बाद धारा 5 हमारी कहती है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष, अंडरलाइन करिए, विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब विशेष विधि पर, स्थानीय विधि पर और वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों पर, इस पर भी अंडरलाइन करिए, एग्जाम्पल करके लिख लीजिए। कोर्ट मार्शल धारा 5 में एक चीज़ और लिख लीजिए, इसको सेविंग क्लॉज भी बोलते हैं। सेविंग क्लॉज का अर्थ होता है व्यावृत्ति खंड, इसको व्यावृत्ति खंड भी बोलते हैं। देखिए, हर एक्ट में व्यावृत्ति खंड बताया जाता है कि कुछ जो विधियां हैं हमारी उसको हर एक्ट ने सेव करके रखा है। अब हर एक्ट
अपने अपने हिसाब से कुछ विधियों को सेव करता है, कोई किसी सेक्शन को सेव करके रखता है। तो हमारी जो आईपीसी है इसने आपकी स्थानीय विधि को सेव कर दिया है, विशेष विधि को सेव कर दिया है और कोर्ट मार्शल को सेव कर दिया है कि अगर सैनिकों द्वारा कोई अपराध होता है तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी। सेकंड, अगर स्थानीय विधि है, कोई पर्सनल लॉ है, उसमें कुछ जो भी प्रावधान बताए गए हैं तो फिर आईपीसी उधर पर क्या हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, वो चीज़ लागू होगी। इसके बाद अगर कोई विशेष स्पेशल लॉ बनाया गया है, जैसे लोक सेवकों के संबंध में कोई अगर विशेष विधि बना दी, एससी जैसे 376 बहुत सारी सेक्शन है, तो उस पर अगर कोई अपराध होता है और वो कोई महिला के विरुद्ध होता है या कोई बच्चों के विरुद्ध होता है तो उनके संबंध में अलग से आज कितने एक्ट बन गए हैं, विशेष स्पेशल लॉ बन गए हैं, तो उसमें ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो वहाँ पर उतने टाइम के लिए आपकी आईपीसी क्या हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। मतलब आपका फर्स्ट वन कुछ विधियों को सेव कर दिया है, कौन कौन सी विधियों को आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी, तो आपकी सैनिक कोर्ट मार्शल विधियों पर आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी, आपकी स्थानीय विधि पर आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी और विशेष विधि पर आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 5 तक हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आगे हम कल से स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। धारा 6 से हम पढ़ेंगे